देखो बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग ए कंपास नीडल। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास। यहाँ पे हमने मान लिया कि भाई ये हमारे पास कोई भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हमने क्या किया कि एक मैग्नेटिक नीडल है और कंपास बॉक्स है, उसको हमने प्लेस कर लिया। जो इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल है वो थीटा एंगल बनाता है। लेट दिस इज़ द मैग्नेटिक नीडल विच इज़ प्लेस्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने बता दिया बी के बराबर है। ये साउथ पोल है इसका, ये नॉर्थ पोल है। तो इसकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो इसके साथ एंगल कितना बनाती है आपके पास है, थीटा बनाती है। अब हमने देखा कि भाई अगर किसी मैग्नेट को या मैग्नेटिक नीडल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, देन इट फॉर्म्स एंड देन टॉर्क विल बी एक्टिंग ऑन इट एंड टॉर्क एक्टिंग इज गिवन एज टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा। एम हमने बताया था दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल at which angle between the magnetic field and magnetic moment। now देखो, अगर बच्चों मैं ये कह देता हूँ कि भाई थीटा है वो बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल एंगल से ये डिफ्लेक्ट करती है, तब हम कहेंगे कि टॉर्क एक्टिंग है वो एम बी थीटा के बराबर आएगा। बिकॉज थीटा इज़ वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज़ नियरली इक्वल टू थीटा। एंड ये इक्वेशन नंबर कह दी मैंने 1। अब जैसे इसने क्या किया कि इस नीडल को रोटेट किया, तो बोलो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो भी एक्ट करेगा और जो इसको क्या करेगा वापस लेके आएगा। एंड वी नो दैट द रिस्टोरिंग टॉर्क इज गिवन एज टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा। रोटेशनल मोशन के अंदर जो हमारे पास टॉर्क एक्टिंग है वो आई एल्फा के बराबर होगा। आई इज नोन एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल्फा this is known as the angular acceleration, and we know that angular acceleration is given as change in angular velocity upon change in time, and this is given as d upon dt of d theta upon dt, and this becomes equal to d2 theta upon dt2 के बराबर होगा। रिस्टोरिंग है तो नेगेटिव साइन लगेगा। अल्फा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे पुट कर दो, वी गेट टाउ इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई इंटू d2 थीटा अपॉन dt2 के बराबर हो गया। ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई 2। 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी आपके पास है बराबर होगी। और ये आया हमारे पास एम बी थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई d2 थीटा अपॉन dt2। आई को इस साइड में लिया हो, वी गेट एम बी थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ d2 थीटा अपॉन dt2 के बराबर होगा। एंड वी गेट d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। और अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं तो ये इक्वेशन है, बोलो एस एच एम की है या नहीं। तो इसको मैंने कंपेयर कर दिया विद द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये आई हमारे पास प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। और बच्चों जब कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वेयर किसके बराबर आ गया आपके पास, एम बी अपॉन आई के बराबर आया। ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई, यही आएगा। मेरे को कैलकुलेट करना था मैग्नेटिक फील्ड, मैं यहाँ से कह दूँ बी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर आई अपॉन एम के बराबर आया। और ओमेगा है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 2 पाई अपॉन टी के बराबर है। वी गेट बी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वेयर 4 पाई का स्क्वेयर आई अपॉन टी स्क्वेयर इंटू एम के बराबर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वी कैन से दैट दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग ए कंपास नीडल। हो गया। दूसरा ये कहता है कि कई बार टाइम पीरियड भी पूछ लेता है इसका, और जैसे टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो देखो बच्चों यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करूँ
तो ओमेगा किसके बराबर आएगा, √mb/i के बराबर होगा। और ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t के बराबर होता है। ये आया हमारे पास 2π/t इज इक्वल टू √mb/i एंड वी गेट t/2π इज इक्वल टू √i/mb एंड t इज इक्वल टू 2π√i/mb के बराबर आ गया। दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन। ये हमारे पास इसका आ गया टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन आया है। और जो टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन है वो हमारे पास आया है 2π√i/mb के बराबर आ गया। हो गया यहाँ तक। आगे देखो, हमारे पास हमने पढ़ा था गॉसिस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था। और गॉसिस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा था कि जब भी फ्लक्स आता है किसी भी क्लोज सरफेस से तो वो आया था Q/ε0 टाइम्स के बराबर आया था। बट ये कहता है कि भाई हमारे पास जब गॉसिस लॉ इन मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो ये कहता है कि कोई भी अगर हमारे पास क्लोज सरफेस लेंगे देन इन ए क्लोज सरफेस नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। Gauss's law in magnetism state that the net magnetic flux passing through a closed surface is always equal to 0। that is net magnetic flux है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, आपके पास 0 के बराबर होगा। और ये कहता है कि जब किसी क्लोज सरफेस से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। देन वी कैन से दैट कि भाई हमारे पास मोनोपोल्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इट शोज़ दैट मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि भाई पॉजिटिव चार्ज है वो भी एग्जिस्ट करता है हमारे पास और जो नेगेटिव चार्ज है वो भी एग्जिस्ट करता है। बट यहाँ ये कहता है कि भाई हमारे पास अकेला नॉर्थ पोल है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और अकेला साउथ पोल है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट इज़ नॉर्थ और साउथ पोल है वो हमेशा पेयर्स में ही एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा पार्ट ये कहता है कि हमने अगर किसी मैग्नेट को कट कर दिया तो हमेशा हमारे पास कट करेंगे तो दो अलग अलग मैग्नेट बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों के दोनों हमारे पास सेम पोल्स है वो एग्जिस्ट करेंगे। दैट इज़ हमने कह दिया कि नॉर्थ एग्जिस्ट नहीं करेगा और साउथ है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमेशा पोल्स हैं वो पेयर्स के अंदर ही हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास छोटा सा पोर्शन आता है, टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बात करते हैं। तो ये कहता है कि भाई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी सबसे पहले तो ये कहता है कि अर्थ है उसका हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है। इसको डिफाइन करने के लिए बताने के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई ये मेरे पास कोई भी मैग्नेट है और इस मैग्नेट को अगर मैं फ्रीली सस्पेंड कर दूँ तो बोलो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, इट विल ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये मान लिया नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल है वो कहीं ना कहीं किसी पोल ने अट्रैक्ट किया तो वो तो हमारे पास हो गया साउथ पोल और ये हमारे पास कौन सा हो गया, आपके पास नॉर्थ पोल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ है उसका कोई ना कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसके कारण नॉर्थ को कोई अट्रैक्ट करता है और साउथ को भी कोई अट्रैक्ट करता है। इसीलिए मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। तो पहला तो ये पार्ट बता दिया। दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर हमने कोई भी एक सॉफ्ट आयरन कोर ले ली, कोई भी एक पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन ले लिया और कोई भी एक रोड ऑफ सॉफ्ट आयरन ले ली और उसको हमने धरती में दबा दिया, जैसे हम अर्थ में उसको दबा देंगे तो ये कहता है कि कुछ टाइम बाद अगर हम उसको निकालते हैं 1 वीक बाद 2 वीक बाद तब ये कहता है कि रोड है वो हमारे पास एक्ट करती है एज ए मैग्नेट। रोड विल एक्ट एज ए मैग्नेट। इसका मतलब क्या हुआ, क्या आपने नहीं पढ़ा है कि अगर कोई भी एक आयरन का पीस है उसको हम किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में प्लेस कर देते हैं तो कुछ टाइम के बाद आयरन पीस है इट विल एक्ट एज ए मैग्नेट।
आयरन पीस है वो भी किसकी तरह एक्ट करता है, मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे रोड है वो भी किसकी तरह काम करने लग गई, इट विल एक्ट एज ए मैग्नेट। उसके बाद जो तीसरा इल्यूस्ट्रेशन आता है वो ये कहता है कि भाई अगर हम एक मैग्नेट और अर्थ हैं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, उनके बीच की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करते हैं। इफ़ वी ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू मैग्नेट एंड ड्यू टू अर्थ, अर्थ और मैग्नेट से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनको हम ड्रा करते हैं, तब ये कहता है कि वी गेट ए न्यूट्रल पॉइंट। हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा, आपके पास एक न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। वहाँ पे कोई ना कोई एक न्यूट्रल पॉइंट है वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। और जब न्यूट्रल पॉइंट हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हमारे पास अर्थ है उसका भी क्या था, कोई ना कोई एक मैग्नेटिक फील्ड था जिसके कारण हमारे पास क्या मिला, हमें न्यूट्रल पॉइंट आया। उसके बाद ये कहता है कि कॉजेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ये कहता है कि क्या कारण है, व्हाट इज़ द कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कारण है कि अर्थ है उसके अंदर हमने पढ़ा है कि भाई बहुत सारी मेटल्स है वो मोल्टन स्टेट में है और अर्थ अपनी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती हैं। तो ये कहता है कि वहाँ पे एटम्स होंगे और एटम्स होंगे तो वहाँ पे चार्ज होगा और चार्ज है वो क्या करेगा, आपके पास रोटेट करेगा। और जब चार्ज हमारे पास रोटेट करेगा तो उसके कारण क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस होगा। और जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है देन ये कहता है कि उस कंडक्टर का हमारे पास क्या होता है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। वी कैन से दैट दिस इज़ द कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने बताया कि जब रोटेट करती है अर्थ तो उसके अंदर हमारे पास आयन्स हैं वो भी रोटेट कर रहे हैं और उनके कारण हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा कि करंट है वो प्रोड्यूस होगा और उसके कारण हमारे पास क्या आएगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड आएगा अर्थ का। और जो अर्थ के सरफेस के नियर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो हमारे पास होता है 0.32 गाउस और वी कैन से दैट 3.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला के बराबर होता है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। आगे देखो हमारे पास आता है एक जनरल फीचर आता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और जनरल फीचर ये कहा जाता है कि भाई अर्थ है, ये मैंने कह दिया कि ये अर्थ है और ये हमने कह दिया कि अर्थ की जियोग्राफिक एक्सिस है। ये हमारे पास हो गया नॉर्थ पोल और ये कौन सा पोल हो गया आपके पास, साउथ पोल। और ये कहा है कि अगर हम किसी मैग्नेट को यहाँ पे फ्रीली सस्पेंड करते हैं देन ये कहता है कि भाई ये हमारे पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया और ये मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। अब ये कहता है कि जो मैग्नेट है वो जियोग्राफिक एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता, इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 11.3 डिग्री। जो एंगल होगा टिल्टेड एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, आपके पास 11.3 डिग्री के बराबर होगा। इसके बराबर होगा रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ अर्थ के साथ। इसका मतलब इसके साथ कोइंसाइड नहीं करता। आगे देखो, आगे हमारे पास जनरल से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स आते हैं और जनरली हम यूँ कहते हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैव 3 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया थीटा से। दूसरे ये कहता है एंगल ऑफ डिप डेल्टा, और इसको हम ये कह देते हैं कि दिस इज आल्सो नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और जो थर्ड कंपोनेंट है वो हमारे पास बताता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तीन हमारे पास पार्ट है। पहला पार्ट बताया मैंने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन थीटा, एंगल ऑफ डिप डेल्टा, और तीसरा बताया मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला पार्ट बताया है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसको हम डिफाइन करते हैं कि भाई ये हमारे पास, हमने कह दी कि भाई हमारे पास जियोग्राफिक एक्सिस है, और ये हमने कह दिया कि दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस। जो जियोग्राफिक एक्सिस और जो मैग्नेटिक एक्सिस हैं, इनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसका हमने जो नाम दिया वो नाम दे दिया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का नाम दे दिया। दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि ये मैग्नेटिक एक्सिस थी, और जो मैग्नेटिक एक्सिस थी ये मैग्नेट था, और ये हमारे पास आ गई कौन सी एक्सिस आ गई, दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक एक्सिस। और ये हमने बताया कि भाई ये जियोग्राफिक एक्सिस थी। जो मैग्नेटिक एक्सिस थी उससे हमने एक प्लेन ड्रा कर लिया, ये प्लेन बना दिया, एंड दिस प्लेन इज नोन एज द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। दूसरा हमने ये प्लेन बनाया, इसको जियोग्राफिक एक्सिस का नाम दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लेन बनेगा इस एक्सिस से पास करता हुआ दैट इज नोन एज द जियोग्राफिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन था, ये जियोग्राफिक मेरिडियन था, और इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल बना वो हमारे पास कितना एंगल बन गया, आपके पास थीटा बन गया, एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। हम क्या डिफाइन कर सकते हैं इसको कि द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन इज टर्म्ड एज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। उसके बाद हमारे पास आता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप है, ये हमारे पास क्या है, ये कहता है कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो हमारे पास ओरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप। इट इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बच्चों यहाँ से मैं बी का अगर इस साइड में कंपोनेंट कर दूँ तो बोलो ये ओरिजेंटल कंपोनेंट होगा, और ये किसके बराबर हो गया आपके पास, बी कोस ऑफ डेल्टा के बराबर हो गया। और अगर इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कर दूँ तो ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एंड दिस इज इक्वल टू बी साइन ऑफ डेल्टा। तो ओरिजेंटल कंपोनेंट हो गया आपके पास बी एच इज इक्वल टू बी कोस ऑफ डेल्टा, एंड बी वी इज इक्वल टू बी साइन ऑफ डेल्टा के बराबर होगा। और अगर मैं यहाँ से आपको यूँ कह दूँ बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजेंटल कैलकुलेट करना है तो बोलो हमारे पास टेंजेंट डेल्टा के बराबर आएगा या नहीं। ये तो थे हमारे पास थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये कहता है कि कितने एंगल ऑफ डिप के ऊपर एट व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप हॉरिजेंटल कंपोनेंट बिकम्स इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट। एक और रह गया, ये कहता है कि पोल के ऊपर एट द पोल एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। पोल के ऊपर एंगल ऑफ डिप है वो 90 डिग्री होगा, देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो केवल वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होगा। और अगर मैं इक्वेटर की बात करता हूँ तो ये कहता है कि इक्वेटर के ऊपर एंगल ऑफ डिप है वो 0 डिग्री के बराबर होगा। दैट इज़ हमने कह दिया कि इक्वेटर के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा और केवल जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, आपके पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट के बराबर होगा। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन बताया कि किस एंगल के ऊपर हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होगा। एट व्हाट एंगल ऑफ डिप हॉरिजेंटल कंपोनेंट
इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट। कुछ नहीं करना, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। बोलो बच्चों, हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, बी कोस ऑफ डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना आपके पास, बी साइन ऑफ डेल्टा। बी से बी कैंसिल आउट हो गया, कोस डेल्टा इज इक्वल टू साइन डेल्टा, दैट इज वन कह दिया, वन इज इक्वल टू साइन डेल्टा अपॉन कोस ऑफ डेल्टा, एंड टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू वन, और डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हॉरिजेंटल कंपोनेंट और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक दूसरा एक मैं छोटा सा इलस्ट्रेशन और बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक है। ये कहता है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, वो √3 टाइम्स है वर्टिकल कंपोनेंट के, तब ये कहता है कि एंगल ऑफ डिप बताओ। यही करना है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू बी कोस ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू √3 बी साइन ऑफ डेल्टा, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, कोस डेल्टा इज इक्वल टू √3 साइन डेल्टा, और मैं यहाँ से ये कह दूँ साइन डेल्टा अपॉन कोस डेल्टा इज इक्वल टू 1/√3, और बोलो बच्चों टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू 1/√3, और जब टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 आई तो बोलो हमारे पास डेल्टा है क्या, 30 डिग्री नहीं होगा, एंगल ऑफ डिप है वो किसके बराबर हो गया आपके पास, 30 डिग्री के बराबर हो गया। एक और इलस्ट्रेशन देखो इसका छोटा सा, ये कह दे कि हमारे पास किसी पॉइंट पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, वो 0.4 गाउस के बराबर है, तब ये कहता है कि एंड एंगल ऑफ डिप है वो 30 डिग्री के बराबर है, देन कैलकुलेट वर्टिकल कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। बोलो हॉरिजेंटल कंपोनेंट का क्या फॉर्मूला आया था, बी हॉरिजेंटल इज इक्वल टू बी कोस ऑफ डेल्टा और कोस ऑफ 30 डिग्री, और बी हॉरिजेंटल 0.4 इज इक्वल टू बी कोस 30 √3/2, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई बच्चों, 0.8 अपॉन √3 गाउस के बराबर आ गई। बोलो यही वैल्यू आई या नहीं। भाई हमने b रिजल्टेंट कैलकुलेट कर दिया। क्या कैलकुलेट करना है, वर्टिकल कंपोनेंट, और b वर्टिकल इज इक्वल टू b की वैल्यू 0.8 अपॉन √3 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2, और बोलो b हॉरिजेंटल है 0.4 अपॉन √3 के बराबर आया या नहीं आया। ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ गया, और ये क्या आ गया आपके पास, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड।